अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। स्पीड ज़रा रखूंगी तेज़ क्योंकि खबरें हैं बहुत ज़्यादा जो आप तक पहुंचानी है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। एक तो जी आपको आज बताएंगे कि एक अहम समात होने जा रही है कैपिटल हिल में, और ये क्यों पाकिस्तान के तनाजुर में अहम है इसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अलीमा खान साहिबा की एक मुबैना चैट जो है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक इशू बना हुआ था और काफ़ी मीडिया पे इसकी डिस्कशन भी हुई, तो इसके ऊपर भी आपके सामने चीज़ें रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा सरगोदा में थी और वहाँ पर उन्होंने कुछ खिताब भी किया, और क्या उनकी ऐसी बातें थी जो हकीकत से बिल्कुल भी कोई मुताबिकत नहीं रखती थी, और हमेशा वो क्यों इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं जिसमें कोई सच्चाई ना हो। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के माशी हालात से मुतलिक एक बहुत बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आम तौर पर डिस्कशन में नहीं आती। पॉलिटिकल चीज़ें ज़रूर डिस्कशन में आती हैं, लेकिन जो मीडिया भी है इस वक्त चूँकि सिर्फ़ और सिर्फ एक नवाज़ शरीफ और जरदारी लीग जो है उनका एक ब्लेस्ड किस्म का मीडिया है, तो बस उन्हीं की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करता रहता है और जानबूझकर खैबर पख्तूनख्वा की नाकामियों को उजागर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जहाँ पर तनकीद बनती है केपी हुकूमत पर ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन जो कोई अगर उनकी बेहतर परफॉर्मेंस है तो उसकी भी बात होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त मीडिया तो टोटली बाइस्ड है और वो टोटली इस वक्त जो एक जाली हुकूमत है उसको सपोर्ट करने में लगा हुआ है। तो इस हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मिलिट्री ट्रायल्स की बात थी, उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि पहले भी मुझे इस पे बात करनी थी लेकिन रह गई। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं जी यहाँ से कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राना सनाउल्लाह साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें उन्होंने बताया कि अलीमा खान साहिबा की एक चैट जो है वो हुकूमत के हाथ लगी है, और अलीमा खान साहिबा इसमें बेसिकली जो सोशल मीडिया ऑपरेटर हैं, एहसन अलवी इनका नाम है, उनसे गुफ्तगू की है, उन्होंने चैट की है। और इसमें जो उनकी गुफ्तगू है उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने रोशनी डाली और कहा कि जी इस मुबैना चैट में जो है अलीमा खान साहिबा बेसिकली यूँ महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब से सिंसियर नहीं है, और वो चाहती हैं कि वो अंदर रहें, और वो चाहती हैं कि अगर उनको कोई सहूलतें दस्तयाब हैं तो वो उजागर ना की जाएं, बल्कि ये रोना रोया जाए मीडिया पर कि बहुत वो तकलीफ़ में हैं। और इसके अलावा अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी उनकी तरफ से तनकीद की गई है और उनके ऊपर भी इसी तरह की गुफ्तगू की गई है। तो ये सारी जो गुफ्तगू है उनकी ये चैट में उन्होंने की हुई है सोशल मीडिया ऑपरेटर से। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि किसी की भी पर्सनल अगर चैट है तो अव्वल तो वो लीक ही नहीं होनी चाहिए, और जाहिर है कि ये इदारों की तावन और मावनत के बगैर तो नहीं हो सकता कि कोई आम शख्स तो मेरा डेटा नहीं चुरा सकता ना। अगर किसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी तो तभी वो मेरे डेटा तक एक्सेस हासिल कर सकता है। तो सबसे पहले तो ये हुकूमत वक्त पर सवाल आता है कि आखिर कैसे आप किसी की भी पर्सनल चैट को एक्सेस करते हैं, क्यों करते हैं और किस कानून के तहत करते हैं। तो पहला तो सवाल ये आता है। दूसरी बात ये कि अगर आपने उसको एक्सेस किया या आप तक किसी भी तरीके से वो पहुंच गई, तो क्या आपके पास ये हक हासिल है कि आप किसी की पर्सनल चैट के ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके ऊपर जो है एक पूरा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें। ये क्या किसी के ज़ाती मामलात में मुदाखलत नहीं होगी? अब अगर इस बात को भी आर्गूमेंट के तौर पर ले लिया जाए कि जी इससे चूंकि हुकूमत का एक मौक़िफ़ कि हुकूमत ये कहती है कि जी इमरान खान साहब को तो बड़ी बेहतर सहूलियात हैं जेल में, तो अलीमा खान साहिबा की इस चैट से ये तासुर मिलता है कि जी वहाँ उनको वाकई बेहतर सहूलियात है, लेकिन हमने बाहर मीडिया में परसेप्शन ये देनी है कि जी बेहतर सहूलियात नहीं है। तो अगर आप ऐसा कोई तासुर ज़ायल करना चाहते हैं तो आप उसके मुताबिक जो है ज़ाहिर है उनके साथ इनको लाइन पर लेकर उनका मौक़िफ़ लेकर कोई बात ऐसी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि उसका भी कुछ हिस्सा निकाल कर उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि जैसे ये बेसिकली इस तरह से तासुर है। तो इसके साथ साथ इन तीन बातों के साथ जो चौथी अहम बात है वो ये कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर पीटीआई के अंदर आपस में लड़ाइयाँ हैं, कोई पावर टसल है, या कोई आपस में किसी किस्म की अगर कोई बेवफाई कर रहा है या किसी को चीट कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये तो पीटीआई का मसला है ना, ये तो उनके आपस के इश्यूज हैं। उससे पीएमएलएन का क्या लेना देना, उससे हुकूमत का क्या लेना देना,
اس سے حکومت کے ایک وزیر کا کیا لینا دینا کہ آپ اس پر آ کر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی تو آپس میں بڑی لڑائیاں ہیں, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. بھئی اگر وہ نہیں ہیں تو آپ کا کیا ایشو ہے, آپ کا کیا جا رہا ہے, آپ کو کس بات کی فکر ہے؟ تو یہ تو بالکل ہی ایک حیرت انگیز میرے لیے بات ہے کہ آپ کسی کی مبینہ ایک چیٹ جو کہ اس کی ایک پبلک چیٹ نہیں ہے, پرائیویٹ چیٹ ہے, اس کو لے کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ آ کے نیشنل ٹی وی پہ اور باقی ٹی وی پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے ایک نیریٹو بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جب حکومت کے پاس خود کچھ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تو اس صورت میں آپ آ کر اس طرح کی بار بار لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بشرا بی بی اور لیما خان میں بڑی لڑائی ہے. ہوگی میں بھی کچھ ہو بھی آپس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے, لیکن میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ کیا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ آپس میں نند بھابھی کی لڑائی کے اوپر بیٹھ کر آنکھ لگا کے رکھے اور دیکھے کہ ہمیں اس سے کہاں فائدہ ملے گا, یا جان بوجھ کر وہ ایسی چیزوں کو اٹھا کر ڈسکس کرے نیشنل میڈیا پر آ کر. مطلب یہ ایشوز ہیں کیا پاکستانی عوام کے کہ پارٹی پہ حلیمہ قبضہ کرنا چاہتی ہے یا پارٹی پہ بشرا بی بی قبضہ کرنا چاہتی ہے, کیا یہ ایشوز ہیں ریئلی عوام کے کہ جہاں پر آ کے آپ اس طرح کی چیزوں کے اوپر وقت ضائع کر رہے ہیں؟ تو میرے لیے تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی سہولیات کی بات ہے تو عمران خان صاحب کو جو سہولیات دی گئی ہیں, جو خود حکومت کی طرف سے رپورٹ کی گئی, جو کمرے کی پکچرز جاری کی گئیں, اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی کی یہ سہولیات ہیں. اور اگر پھر بھی آپ اس تاثر کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کوئی بھی 2-4 انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ لیں, کوئی انٹرنیشنل میڈیا کے لے لیں. چلیں ہمارے یہاں پہ سارے آپ کو لگتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں تو چلیے آپ انٹرنیشنل میڈیا کے لے لیں اور انہیں جا کے عمران خان صاحب کے جو سیل کی ایک وزٹ کرا دیں اور پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, پتہ چل جائے گا کہ کتنی وہ بہتر سہولیات میں رہ رہے ہیں. تو آپ سب کو جھوٹ ثابت کر سکتے ہیں. تو یہ اس طرح کے کچھ کانٹیکسٹ سے ہٹا کر چیزوں کو اٹھا کر کے اس کو مطلب دے کے آپ اگر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, ممکن ہے آپ کی بات درست ہو, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی بات سراسر غلط ہوگی, لیکن اس کا فیصلہ آپ یا میں تو نہیں کر سکتے. آپ پھر یہ کر سکتے ہیں کہ ایک میڈیا وزٹ ارینج کر لیں اور اس کے مطابق جو ہے سب کو بتا دیں کہ جی کیا ان کے پاس سہولیات ہیں. تو یہ آج میرے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی. دوسری طرف یہ بھی ہم نے آج دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی سرگودا میں آ کر, تو انہوں نے بھی بڑی عجیب و غریب سی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو ان کا وہ ایک بھاشن شروع ہو گیا کہ جناب بچوں یہ نہ کرنا, بچوں وہ نہ کرنا, جو پچھلے بھی دفعہ انہوں نے ایک کسی یونیورسٹی میں اسی طرح کی کچھ لیکچر دینے کی کوشش کی تھی. تو مطلب اپنے آپ کو وہ ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بڑے کوئی ہمیشہ آئین اور قانون کے پاسدار رہے ہیں, بڑے محب وطن رہے ہیں, بڑے انہوں نے ہمیشہ صرف مشکلات جھیلی ہیں, کبھی پلٹ کے کسی کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ ان کا جو ایک ماضی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور آج ان کو یہ لگتا ہے کہ جی احتجاج کرنا یا اس طرح, اور پھر جھوٹ اتنا زیادہ بولنا کہ مطلب جی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں جی میٹرو جلاؤ, تو یہ کہاں پہ کس لیڈر نے کہا ہے کہ یہ جلاؤ یا یہ گھراؤ یا یہ توڑو یا یہ خراب کر دو؟ ایسی تو کوئی چیز نہیں, بلکہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں وہ پرامن رہے اور انہوں نے یہ بہت سے رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے کوئی ATM مشینز نہیں توڑی, کوئی کسی شیشہ تک نہیں کسی عمارت کا ٹوٹا, کوئی ایسی انہوں نے چیز نہیں کی. تو آپ کو کس بیوقوف نے کہا ہے کہ وہ یہ اعلان کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ توڑ دو وہ توڑ دو؟ تو اول تو یہ ایک بڑی حیرت انگیز بات ہے. دوسری جو یہ بات کر رہی ہیں کہ جی حسان نیازی کو لے کر کے انہوں نے عجیب و غریب گفتگو کی کہ جی اس نے یونیفارم جو تھا وہ ڈنڈے پہ لٹکایا اور اس طرح اس کی توہین کی, تو اب دیکھیں نا وہ 10 سال کے لیے اندر ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ ویڈیو دیکھی جائے تو اس میں حسان نیازی نے ڈنڈا نہیں اٹھا رکھا جس پہ یونیفارم ہے, وہ پیچھے کسی نے اٹھا رکھا ہے اور انہوں نے اس کا ویسٹ سائز پڑھ کے کچھ بتایا ہے, جو ایک ویڈیو ان کی مشہور ہوئی تھی اس وقت. دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے ڈنڈا اٹھایا بھی ہو یا یونیفارم ان کے ہاتھ میں بھی ہو تو اس صورت میں بھی کیا اس کی سزا 10 سال بنتی ہے؟ یہ بھی کوئی بتا دے. اور آپ یہ کون ہوتی ہیں ڈیسائیڈ کرنے والی کہ جی یہ 10 سال اسی طرح یہ سزا بھگتیں گے؟ یعنی ابھی تو ان کے پاس بہت سارے آپشنز ہیں, اپیلز ہیں, تو آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ خطا وار بھی ہیں اور وہ اس لیے خطا وار ہیں کیونکہ جی ملٹری کورٹس جن کے ٹرائل کسی نے نہ دیکھے نہ سنے نہ کسی کو پتہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلے آئے ہوئے ہیں, اور آپ جناب بڑی آ کر زوردار انداز میں بتا رہی ہیں کہ جی وہ تو بڑے قصوروار نکل آئے ہیں کوئی. تو اگر وہ قصوروار ہیں تو پھر آپ اپنے لیے کیا سزا تجویز کریں گی؟ کیونکہ ہم نے تو یہ بھی نعرے سنے ہوئے ہیں جو آپ نے لگوائے اپنے سامنے جلسے کے اندر کہ جی یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. آپ نے تو انہیں چپ نہیں کروایا جب یہ نعرے لگ رہے تھے, آپ تو بڑی مسکرا رہی تھیں, بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ آپ اس
नारों के साथ जो है वो बिल्कुल एक इत्तेफाक रखती हैं। तो उस वक्त तो आपको ये चीज़ें नहीं पता लगती थी कि जी दहशतगर्दी और वर्दी के साथ जब आप लिंक कर रहे हैं तो इसके मुताबिक फिर आपकी क्या सज़ा बनती है। तो इस तरह की बातें करना और ये सारी चीज़ें बेसिकली बताती हैं कि इनके पास अब बताने को कुछ है नहीं, बयानिया नहीं होता, तो इसी तरह झूठ के ऊपर मबनी इस किस्म की गुफ्तगू करना। और फिर सरगोदा में ये आई हैं तो ख़बरें हमें मुख्तलिफ रिपोर्टर्स से ये मिली हैं कि आम जो बाकी यूनिवर्सिटी है उसको छुट्टी दे दी जाती है और कुछ मखसूस तलबा जो हैं वो आ जाते हैं, उनको हॉल में बिठाया जाता है, वो भी कोई पता नहीं गज़ों के हिसाब से दूर बिठाया जाता है। और उसके बाद जनाब आप आके वहाँ पे एक तकरीब करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जी लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं, ये चीज़ें। तो ये सारा जो इनका एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश है, अल्टीमेटली ये बिल्कुल बेकार जाती नज़र आती है, क्योंकि लोग अब इन शोबदाबाजियों में आते नहीं हैं। लोगों को पता है कि आप किस तरह से आसान रास्ता इंतखाब करके आ गई हैं। और आसान रास्ते से याद आया कि इस मौके के ऊपर ये भी गुफ्तगू कर रही थी कि मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम्हारा खाना बंद कर दूँ, हीटर बंद कर दूँ। तो मुझे वो अल्फाज याद आ रहे थे कि जब इसी तरह की बात इमरान खान ने अमेरिका में की थी कि मैं जाके नवाज शरीफ का एसी उतरवा दूंगा, तो ये उसी किस्म की बात थी जो आज मरीम नवाज साहिबा ने की। अगरचे इमरान खान साहब ने भी आके एसी उतरवाया नहीं था, उन्होंने सिर्फ इस तरह से जिक्र किया था, तो इसके ऊपर ही पूरे मीडिया को भी गशी के दौरे पड़ रहे थे। और PMLN आज तक वो दोहरा के बात ये कहती है कि जी देखें इमरान खान तो इतना जालिम था, फिरौन बना हुआ था वक्त का, उसने ऐसे कहा, हालांकि कहा था, किया नहीं था। इसका मतलब है कि एसी दस्तयाब था। और जो कमरा खुद भी, उसकी पिक्चर्स बाद में जारी हुई थी जब मरीम नवाज ने पिछले दिनों विजिट किया था, तो वो एक बहुत बेहतर कमरा था जो नवाज शरीफ साहब के पास था। जबकि अगर उसके बदले में इमरान खान साहब का आप कमरा देखें जो खुद हुकूमत की तरफ से रिलीज़ की हुई पिक्चर है, तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। और उनके पास, इमरान खान साहब के पास कोई एसी भी नहीं है, एक कूलर था जो कि काफ़ी हब्स कर देता है उन दिनों में, तो वो उसके सहारे। और अब सर्दियों में भी इसी किस्म की कोई मुश्किलात ही हैं उनके सामने। तो ये आज ये इस तरह की बातें करी कि जी अगर मैं चाहूँ तो ये कर दूँ, वो कर दूँ। लेकिन आज मैं हैरान हूँ कि इसके ऊपर मीडिया में किसी को इस बात पे तकलीफ नहीं हुई कि जी आप ये कैसे बात करी। हालांकि नवाज शरीफ साहब को घर का खाना दस्तयाब था, नवाज शरीफ साहब को तमाम उनके पार्टी लीडर्स जाके बड़े रेगुलरली आराम से मिला करते थे। और ये बात खुद उनके पार्टी लीडर्स ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, जो उस वक्त उनके करता धरता थे, जुबैर साहब और बाकी लोग, कि सारा दिन कैसे बैठकें लगती थी और कितने कितने लोग जाके मिला करते थे, पूरे इजलास होते थे, चेयर। ये सारी बातें वो ऑन रिकॉर्ड बता चुके हैं। और यहाँ पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कि जनाब अब आप देख लें, एक मुज़ाकरात हो रहे हैं तो 7 बंदे उनके मुज़ाकराती कमेटी के वो तक नहीं मिलने दे रहे आप, ठीक है ना। और बातें आप ये कर रहे हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है और हमने तो इनको बड़े आराम में रखा हुआ है। और फिर उसका एहसान भी जितला रहे हैं कि जी हम अगर चाहें तो हम हीटर बंद कर दें, हम अगर चाहें तो हम खाना बंद कर दें। भाई पहले कौन सा खाना आप घर से पकवा के दे रहे हैं? खाना तो वही है उनका जो मुशक्कती उनको मिला होता है, वो पका देता है जैसा तैसा, वो कोई प्रोफेशनल कुक तो है नहीं। लेकिन असल बात यह है कि इन लोगों को गशी के दौरे इस बात के पड़े हैं कि हमने जो कुछ भी करके देख ली है वो बंदा तो टूटा नहीं है। अभी तो ये जब वक्त गुजरेगा ना, अभी तो फिलहाल ये अपने आप में खुदा बने बैठे हैं, जब ये वक्त गुजरेगा ना और जब ये जो लोग आज़ाद होंगे, जो अभी बोल नहीं रहे, बहुत सारे लोग जो जेल इंतज़ामिया अमले के लोग हैं, जो इस ब्यूरोक्रेसी में बहुत से लोग हैं जो हर चीज़ को विटनेस कर रहे हैं, तो जब ये खौफ के साए हटेंगे, जब इंशाल्लाह ये फिरौनों से हमारी जान छूटेगी, तो फिर आप देखिएगा, फिर कहानियाँ निकल के सामने आएंगी कि क्या क्या जेल के अय्याम थे और क्या क्या वहाँ पर होता रहा। तो ये बातें इस तरह की झूठ के ऊपर बयानिए बनाते हैं और फिर कहते हैं कि जी लोग हमें क्यों बुरा भला कहते हैं, क्यों हम बेतनकीद करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं कि आप लोगों में ज़र्फ ही नहीं है। आप लोगों का इतना ज़र्फ होता, आप लोग उस एक बात को लेकर के आज 4 साल 5 साल तक इस बात को रिपीट करते हैं और ख़ुद उससे बढ़कर आपने काम किए हैं। लेकिन ये अलग बात है कि चूंकि अब मीडिया में इतनी बायसनेस है तो मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता। आज किसी को इस बात पे तकलीफ नहीं है कि जनाब इमरान खान को क्यों वो सहूलियात दस्तयाब नहीं है जो एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए, जो उनको कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। कोई एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि सबको पता है कि वो इस वक्त पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनकी ड्यू एक राइट्स हैं वो तो आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन वो तक नहीं यहाँ पर दिए जा रही और ये बात सबको पता है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि झूठ बनाना हो, जिस तरह मर्जी घड़ना हो, तो उसमें आपको मरीम नवाज साहिबा आगे नज़र आती हैं। बहरहाल आज हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है कि किस तरह की गुफ्तगू इन्होंने की है और उनको हर्ट किया बेसिकली कि ये हसन न्याजी से मुतालिक उन्होंने खुद ही फरमान जारी कर दिए। अच्छा जी, बात पंजाब की हो रही है तो थोड़ा KP की भी बात करेंगे।
केपी में मैं एक बात कह दूं कि मैं ये नहीं कहती कि केपी बहुत आइडियल चल रहा है और बड़ा उसमें यकीनन उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और होनी चाहिए बेहतरी, लेकिन जो एक चीज़ आज मुजम्मिल असलम साहब ने आके अनाउंस की है वो बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल से और इसको देखा जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आज मुजम्मिल असलम साहब ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो कर्ज लेने की रफ्तार है वो तो हमने देखी है कि बड़ी तेज़ी से मुल्क जो है वो कर्ज ले रहा है, लेकिन कर्ज उतारने की तरफ किसी का कोई रुझान नज़र नहीं आता, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आती कि जो कर्जा हम लिए चले जा रहे हैं हमने वापस कैसे करना है, उतारना कैसे है। ये कहीं पे इसकी कोई प्लानिंग हमें दिखाई नहीं देती है। हमारे पास मैक्सिमम प्लानिंग ये है कि जी IMF पैसे दे देगा तो हम कुछ जो सूद है वो उतार देंगे और बस इस तरह हम चलते रहेंगे और जो बाकी दोस्त ममालिक हैं वो पैकेजेस जो हैं हमारे वो रोल ओवर करते जाएंगे, तो जी इस तरह गुजारा होगा। लेकिन केपी ने बहरहाल ये एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एक फ़ंड अपना कायम किया, जो कर्ज उतारना है उसके हवाले से वो फ़ंड बनाया गया और इस सिलसिले में आज उनकी तरफ से अनाउंसमेंट ये की गई है कि पहले 30 अरब रुपए उस फ़ंड के लिए रिलीज़ कर दिए गए हैं और अगले कुछ अरसे में मज़ीद 25 से 30 अरब रुपए उसमें रिलीज़ कर दिए जाएंगे। टोटल उनका ये बताना है कि 725 अरब रुपए का कर्ज है केपी सूबे के ऊपर, जो कि इटसेल्फ खैर बहुत बड़ा कर्ज है, लेकिन कम अज़ कम ये ज़रूर है कि इस तरफ किसी की तवज्जो तो गई है कि भाई इस कर्ज को उतारना भी है, इसको संभाल के बड़ा ही नहीं करते चले जाना फिगर को, बल्कि इसको कम तो करना है, तो उसके लिए उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया है। अब उन्होंने मजीद बताया है कि ये जो सूबा है इस वक्त इसमें जब हमें मिला था तो तनख्वाह अदा करने के पैसे नहीं थे, इस वक्त 3 माह की एडवांस तनख्वाह जो है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद है और इसके साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो उनके मुख्तलिफ मंसूबे हैं उसका भी बताया कि किस तरह से ग्रेजुएटी में, हेल्थ इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस में और पेंशन्स के हवाले से जो मुख्तलिफ रकूम हैं वो किस तरह से इस वक्त रिलीज़ की जा रही हैं, उसके लिए मज़ीद क्या प्लानिंग्स हैं। तो ये एक ज़बरदस्त हिकमत अमली है। मैं समझती हूँ कि फ़ेक किस्म के और बस शो शाह वाले प्रोजेक्ट्स बनाने से कि जिसमें आप मीडिया में आके कुछ लाइमलाइट तो ले लेते हैं लेकिन वो सिर्फ पैसे का ज़िया होता है, मेरे ख्याल से उसका कोई लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट नहीं होता। और जो रियल वेलफेयर के काम है जिसमें आप एक बड़ी आबादी को रिलीफ देते हैं या उनके वेलफेयर के काम करते हैं, उस तरफ तवज्जो जानी चाहिए लॉन्ग विद कि ये सब काम आपने करना कैसे है, ये मैनेज कैसे होना है। ये नहीं कि कर्ज लिया और चलो जी हमने बड़े बड़े सूबे वो प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके, मंसूबे अनाउंस करके ये अपनी पूरी फ़ोटो छपवा के करोड़ों के इश्तिहार और बता रहे कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने 25 बाइक दे दी, हमने इतनी कर दी, हमने वो कर दी, हमने ये इंटरनेट लगा दिए। किसी को पता ही नहीं आज तक कि कौन से वो 4-5 मकामात हैं लाहौर में भी इवन जहाँ पे कोई इंटरनेट दस्तयाब, लेकिन शोशा उससे ज़्यादा तशहीर में और इश्तहारात में जो है वो पैसे खर्च करके मज़ीद ज़या किया जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपके घर में भी हाथ टाइट हो तो आप ये नहीं करते कि कर्ज ले लेके आप कह रहे होंगे चलो जी मैं कर्टन अच्छे खूबसूरत महंगे लगा लूँ, मैं कोई डेकोरेशन बहुत अच्छी कर लूँ, बल्कि आप अगर बहुत तंग भी हों, आपके पैसे पूरे नहीं पड़े, अब आपको कर्ज भी लेना पड़ रहा है, तो आप पहले ये सोच रहे होते हैं कि जो बेसिक नीड्स हैं पहले हम उनको ठीक कर लें। हमारे किचन में कम से कम खाने पीने का आटा वाफर मिक़दार में मौजूद हो, हमारे घर में दवाइयाँ हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनकी सेहत ठीक है, घर में कोई बीमार है तो उसके लिए इलाज मुआवजे की सहूलत है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी सबसे पहले। और दूसरी बात ये कि फिर हम ये भी सोच रहे होंगे कि जो कर्ज हम लेते जा रहे हैं ये हमने घर में जो कर्ज इतना जमा कर लिया अपने ऊपर, ये हमने वापस भी करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये है कि मैं लग कैसी रही हूँ, मैं खूबसूरत आ रही हूँ या नहीं, और मेरी ये फ़ोटो जो है हर बैनर पे नज़र आ रही है कि नहीं। प्रोजेक्ट इतने अनाउंस कर दो आके ताकि मेरी फ़ोटोएं लग जाएं बस और लगे कि मैं बहुत काम कर रही हूँ। उसमें से जो काम के प्रोजेक्ट्स हैं वो पता नहीं कितने हैं, वो तो अब जब कोई इस पर एग्जाम में रिपोर्ट बने तो पता चले। लेकिन ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं जो सिर्फ हवाई हैं और जिनके बारे में अभी तक कोई हमें लॉन्ग लास्टिंग उसकी वेलफेयर का काम नज़र नहीं आता। बहरहाल ये केपी का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि कम से कम उन्होंने एक कर्ज उतारने की तरफ पहला कदम ज़रूर उठाया है। आखिर में जी थोड़ी सी बात करेंगे कि जो मिलिट्री ट्रायल्स हैं उसके हवाले से आज भी जो समाअत हुई है उसमें ये बात बार बार इस तरफ जा रही है कि जी सहूलियात उन्हें मिली हुई हैं या नहीं, सहूलियात मिली हुई हैं नहीं,
یہ بات کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہا ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ کیا سویلینز کا آپ ملٹری ٹرائل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں, آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے یا نہیں. تو بہرحال آج مزے کی بات یہ کہ سپریم کورٹ میں سب کو یہ یاد آیا کہ ایک آئین بھی چیز ہوتی ہے, اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے یہ کہا کہ جی ہم یہ بڑا سنتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. میرے خیال سے پارلیمنٹ سپریم نہیں بلکہ آئین سپریم ہے. کل کو پارلیمنٹ اگر کوئی ایسی قانون سازی کر دے کہ جی ترچھی آنکھ سے دیکھنا منع ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ جو کوئی بھی بے تکی بھی اگر کر دے قانون سازی تو کیا وہ ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے؟ تو آئین سپریم ہے, اس کے جو حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہ کے ہی آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی قانون سازی. تو کم از کم یہ تو ان کو یاد آیا کہ ملک میں ایک آئین بھی موجود ہے, ورنہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے تک تو ماشاءاللہ قاضی صاحب نے تو ایک ہی ورد پڑا ہوا تھا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور الیکشن کمیشن جیسا تو محترم ادارہ ہی کوئی اور نہیں ہے. تو بس جی ان کو تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو ان کا تو یہ مائنڈ سیٹ تھا, اور وہ کیوں تھا وہ سب کو پتا ہے. بہرحال جو بیڑا غرق قاضی نے کیا ہے نا سپریم کورٹ کا, عدلیہ کا, عدالتی نظام کا, اللہ معاف کرے. یہ جو مطلب آنے والے سال تک ہیں یہ لانتیں جو ہیں وہ قاضی صاحب کو سمیٹنی پڑیں گی اور یہ ان کا پیچھا کریں گی. آخر میں جی آپ کو یہ ایک اہم خبر اور دیتی چلوں کہ جو 22 جنوری کو کیپٹل ہل میں 26 نومبر کے حوالے سے ایک ہیئرنگ ہے, بیسکلی اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہے اور مختلف کانگریس مین اس کے اندر شریک ہوں گے, مختلف آرگنائزیشنز کے لوگ اس پہ, ہائی آفیشلز جو ہیں وہ شریک ہوں گے. یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 26 نومبر کا واقعہ جو ہے اس کو پی ٹی آئی بار بار عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو الائیو رکھا جائے, اس کے اوپر بات کی جائے, زور دیا جائے. بلکہ عمران خان صاحب نے آج لاپتہ افراد کے حوالے سے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے قاضی انور صاحب کی سربراہی میں, اور اتوار تک ان کو رپورٹ جمع کرانے کے لیے کہا ہے. تو ویسے بھی ادروائز بھی انٹرنیشنلی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھانے کے لیے عمران خان صاحب نے زور دیا ہے, جس کے بعد اب یہ ایک اہم اچیومنٹ ہے جو ان کا باہر کا ایک پورا آپ کہہ لیں ڈائسپورا ہے, انہوں نے ایک جس طرح سے متحرک کردار ادا کیا پچھلے دنوں میں, تو اسی کا یہ ایک شاخسانہ ہے کہ اب 22 جنوری کو کیپٹل ہل میں جو ہے اس 26 نومبر کے واقعے کے اوپر بات ہوگی. یہ یاد رکھیے کہ 22 جنوری کی تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں نئی انتظامیہ جو ہے وہ حلف اٹھا چکی ہوگی, چارج سنبھال چکی ہوگی. تو وہ جو ایک کور اور جو ایک پروٹیکشن پہلے جو بائیڈن کے انتظامیہ کے انڈر اس رجیم کو ملا ہوا تھا جس میں ان کا ہر کالا کام, کالا کرتوت, کالا کارنامہ چھپ جاتا تھا انڈر دا کارپیٹ اور کوئی پوچھ نہیں رہا تھا, تو اب وہ والی سہولت جو ہے وہ اس رجیم کو دستیاب نہیں ہوگی. تو اب جب 26 نومبر پر اس کے اندر کھل کے بات ہوگی 22 جنوری کو, تو پھر کافی ایسے اہم سوالات اٹھ سکتے ہیں, بہت سی ایسی اہم باتیں ہو سکتی ہیں کہ جو شاید اس حکومت کے لیے بوجھ اٹھانا مشکل ہو جائے. تو آنے والے دن بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں, اس کے اوپر ہماری نظر رہے گی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.